इस फैक्ट से तो किसी शख्स को इनकार नहीं है कि खुला एक खातून का शरई और कानूनी हक है, जिसे वो इस सिचुएशन में एक्सरसाइज करती है कि जब वो हदूदुल्लाह की लिमिट में रहते हुए अपने हस्बैंड के साथ अपनी मैरिज लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन में इस्लाम ने और कानून ने उसे ये राइट दिया है कि अगर वो अपना मैरिज रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रख सकती अपने हस्बैंड के साथ अपने किसी ज़ाती इशू की वजह पर, तो इस सिचुएशन में वो उससे खुला ले सकती है। लाइक कि अगर उसे अपने हस्बैंड की शक्ल नहीं पसंद या उसे उसकी कोई सिफ़्त नहीं पसंद, तो इस सिचुएशन में इस्लाम ने और कानून ने उसे ये हक़ दिया है कि इस सिचुएशन में वो उससे खुला ले सकती है। लेकिन इस राइट को एक्सरसाइज़ करने के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि इस सिचुएशन में उसे अपने हक़ महर से दस्तबरदार होना पड़ता है। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ सपोर्टेड बाय एज़ पर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ फैमिली कोड एक्ट 1964, क्योंकि फैमिली कोड एक्ट 1964 के सेक्शन 10 के सबसेक्शन 5 में ये क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि जब भी एक वाइफ़ अपने हस्बैंड से खुला लेती है, तो इस सिचुएशन में उसे अपने हक़ महर से, आया वो मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल यानी डेफर्ड हो, सॉरी प्रॉम्प्ट हो या डेफर्ड, इस सिचुएशन में इसे अपने अपना हक़ महर से दस्तबरदार होना पड़ता है। अब इसके पीछे क्या प्रूडेंस है कि हक़ महर की उसे क्यों दस्तबरदार होना पड़ता है खुला की सिचुएशन में ख़ातून को? तो इसके पीछे लॉजिक यही सिंपल सा है कि जैसे अ, मैरिज भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, उसे दूसरी पार्टी को कुछ ना कुछ कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से दूसरी पार्टी को हार्म हुआ, वो अफ़ेक्ट हुई। तो अब इस सिचुएशन में उससे कहा जाता है कि आप इसके लिए उसे कुछ कंपनसेट करो, जिसके लिए उसे कुछ कंपनसेट करती है। तो इसी तरह मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर जब खुला की सिचुएशन में खातून अपने किसी ज़ाती इश्यू की बिना से अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती, तो अब जब वो खुला ले रही है, तो अब उसके इस वजह से उसका हस्बैंड जो है वो इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि उसका फ़ॉल्ट नहीं है। तो इस्लाम ने और कानून ने उसे कह दिया है, उसे बाउंड कर दिया है कि इस सिचुएशन में फिर आपको अपने हक़ महर से दस्तबरदार होना पड़ेगा। लेकिन खुला के बरक्स अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू भी नहीं रख सकती और ना वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन इसके पीछे वजह उसका अपना कोई ज़ाती इश्यू नहीं है, बल्कि इश्यू ये हो कि उसका हस्बैंड टॉक्सिक हो, उसे इल ट्रीटमेंट उसके साथ करता हो, वर्बली, फिज़िकली, इमोशनली उसे अब्यूज़ करता हो और उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो कि वो उसके साथ रह नहीं सकती। तो क्या अब इस सिचुएशन में भी अगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो क्या वो खुला की रेमेडी ही अवेल कर सकती है या उसके पास कोई और ऑप्शन होता है? तो ऐसी सिचुएशन में खातून के पास ऑप्शन होता है तनसीख़ निकाह का, जुडिशियल डिवोर्स का, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, व्हिच इज़ सपोर्टेड बाय सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के साथ अपना मैरिज रिलेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहती, अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है, और उसके पीछे उसका अपना फ़ॉल्ट नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का फ़ॉल्ट है, क्योंकि वो क्रूरल है, इल ट्रीटमेंट करता है उसके साथ, वो उसके साथ नहीं रह सकती उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। तो इस सिचुएशन में इस्लाम ने और कानून ने उसे ये हक़ दिया है कि अब इस सिचुएशन में वो उससे खुला ना ले, बल्कि उससे जुडिशियल डिवोर्स ले ले, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का मुकदमा दायर कर दे। यानी इस सिचुएशन में उसने तनसीख़ निकाह बनाए खुला नहीं, बल्कि तनसीख़ निकाह का, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करना है एज़ पर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत। मुझे 1-2 मिनट का कोई काम था, जिसकी वज़ह से मुझे वीडियो को पॉज़ करना पड़ा। ग़ालिबन हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर वाइफ़ अपने किसी ज़ाती ग्राउंड की वजह से अपने किसी ज़ाती ग्राउंड की वजह से अपनी मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर रही, बल्कि उसकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के पीछे रीज़न ये है कि उसका हस्बैंड टॉक्सिक है, वो क्रूरल है, उसका अपनी कोई ज़ाती वजह नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में अगर वो अपने इस मैरिज टाई को मैरिज नोट को ब्रेक करना चाहती है, अपने इस मैरिज रिलेशन को ख़त्म करना चाहती है, तो इस सिचुएशन में उसको जो रेमेडी कानून और इस्लाम प्रोवाइड करता है, वो है तनसीख़ निकाह की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, एज़ पर सेक्शन 2 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो इस रेमेडी को अवेल करने के लिए एक खातून ने क्या करना है, उसने जस्ट इतना करना होता है कि उसने दावा दायर करना है
डेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के तहत, और इसमें उसने कोई भी ग्राउंड जो कि इस सेक्शन 2 के अंदर लिस्टेड हैं, इनमें से किसी भी एक ग्राउंड के ऊपर, सारे ग्राउंड ज़रूरी नहीं, किसी भी एक ग्राउंड के ऊपर वो ये दावा दायर कर सकती है। अब इस रेमेडी को अवेल करने के ऊपर सिर्फ़ बर्डन ऑफ प्रूफ इस खातून पर, इस लेडी पर इतना होता है कि उसने उस ग्राउंड को जिसकी बेस पे वो ये प्रेयर कर रही है कोर्ट से कि इसके इस टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म कर दे, कोर्ट से जुडिशियल डिवोर्स ग्रांट कर दे, उसे बस उस ग्राउंड को साबित करना होता है। और एट द कंसिक्वेंस ऑफ दिस रिजल्ट, कि अगर वो साबित कर दे, तो इस सिचुएशन में उसे अपने हक महर से भी दस्तबरदार नहीं होना पड़ता। एंड दिस स्टेटमेंट इज सपोर्टेड एज पर सेक्शन दिस स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय सेक्शन 5 ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जिसके अंदर क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि इट मीन्स अगर डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज आपकी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हो, आपको तनसीख़ निकाह का आप दावा दायर करो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा दायर करो, तो इसके नतीजे में अगर आपकी मैरिज डिज़ोल्व हो तो आपको अब आपके हक महर से दस्तबरदार नहीं होना पड़ता, एज़ पर सेक्शन 5 ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। सो अगर इन दोनों मोड ऑफ डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज को अगर हम आपस में कंट्रास्ट करें, इनको डिफ्रेंशिएट करें, तो डिफरेंस इनके दरमियान यही बनता है कि खुला की जो है वो बगैर किसी ग्राउंड के वाइफ अपनी ज़ाती पर्सनल रीज़न की बेस पर खुला का दावा दायर करती है, जबकि डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा वाइफ तब दायर करती है जब उसके हस्बैंड की तरफ से फॉल्ट हो, उसका अपनी तरफ से कोई फॉल्ट ना हो। उसके ग्राउंड हो सकते हैं, वो कोई भी ग्राउंड हो सकता है जो कि लिस्टेड हैं अंडर सेक्शन 2 ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, यानी इनमें से जो भी ग्राउंड है, इनमें से कोई भी ग्राउंड हो सकता है इस दावे को दायर करने का। सेकंड डिफरेंस इन दोनों के दरमियान ये बनता है कि खुला की सिचुएशन में आपको अपना हक महर से दस्तबरदार होना पड़ता है, जबकि डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज की सिचुएशन में आपको अपने हक महर से दस्तबरदार नहीं होना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ॉल्ट नहीं होता। अब ये दोनों मोड ऑफ डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज आपने देख लिए, आपने इनका डिफरेंस भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब आई होप ये पॉइंट्स दोनों हर बंदे को, हर बच्चे को समझ में आ गए होंगे। अब इन दोनों मोड ऑफ रेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज को माइंड में रखते हुए एक क्वेश्चन अपने मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या हो कि अगर एक ख़ातून तनसीख़ निकाह का, यानी कि डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फ़ाइल करे, और जो ग्राउंड वो लिस्ट करे अपने इस दावे के लिए, उन ग्राउंड्स को वो साबित ना कर सके, और कोर्ट इस ग्राउंड पर कि वो अपने ग्राउंड को साबित नहीं कर सकी, और रहना तो वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं चाहती थी, उसके इस तनसीख़ निकाह के दावे को, यानी डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज के दावे को तनसीख़ निकाह बनाए खुला में, यानी खुला के दावे में कन्वर्ट करके उसे खुला की डिग्री ग्रांट कर दे और उसके हक महर से दस्तबरदार कर दे। क्या ऐसा पॉसिबल है? इन शॉर्ट, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट आपकी मर्ज़ी के बग़ैर आपके डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज के मुकदमे को आपके कंसेंट के बगैर खुला के मुकदमे में कन्वर्ट कर सकती है और आपको आपके हक महर से दस्तबरदार कर सकती है? अगर तो इसका मैं एक लाइन में आंसर दूँ तो ऐसा नामुमकिन है। ये एक्शन सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है। कोर्ट के पास ऐसा करने की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो आपके डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज के केस को, सूट को बगैर आपके कंसेंट के खुला के केस में कन्वर्ट कर दे और आपको आपके हक महर से दस्तबरदार कर दे। अब ये चीज़ किन रीज़निंग की बेस पर डिपेंड करती है, वो रीज़निंग हमें तब पता चलेगी जब हम आज का अपना वीडियो का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, कि जजमेंट है, अपनी डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली एक ऐसी ही जजमेंट डिस्कस करनी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल ऐसा ही एक मैटर आया, जिसमें लोअर कोर्ट्स ने कुछ ऐसा ही एक्शन किया था कि उन्होंने एक लेडी का डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज का मुकदमा जस्ट इस ग्राउंड पर कि वो अपनी उन ग्राउंड्स को जिसकी बेस पर उसने वो दावा दायर किया था उन्हें साबित नहीं कर सकी, इस बेस के ऊपर उन्होंने इस केस को, कि वो चलो अपने हस्बैंड के साथ रहना तो नहीं चाहती थी और वो अपने ग्राउंड्स को भी साबित नहीं कर सकी, तो उसकी बगैर कंसेंट के उन्होंने उस डेज़ोल्यूशन ऑफ मैरिज के केस को खुला के मुकदमे में कन्वर्ट कर दिया और उसको उसके हक महर से दस्तबरदार कर दिया।
और जब ये फ़ैसला लोअर कोर्ट्स ने किया, बेसिकली फ़ैसला पेशावर की फ़ैमिली कोर्ट ने किया, और इस फ़ैसले के अगेंस्ट जब वो लेडी अपील करती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने और हाई कोर्ट में, तो वो भी फ़ैमिली कोर्ट के डिसीज़न को ही अपहेल्ड करते हैं। और इन तमाम फ़ोरम पे एग्रीव्ड होने के बावजूद वो लेडी हिम्मत नहीं हारती, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज़ पर आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत दरख्वास्त दायर करती है। और फिर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक के सामने आता है, तो वो इस मैटर को मेल डोमिनेंट सोसाइटी की निगाह से नहीं देखती, बल्कि वो उसे एक औरत की निगाह से भी देखती हैं, और उन्होंने इसको मैटर पे एक ऐसा डिसीजन पास किया जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि आने वाले जितने भी इसी तरह की नेचर के फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे, तो उन तमाम फैमिली डिस्प्यूट्स में एक फ़ैसला एक लैंडमार्क जजमेंट का रोल अदा करेगा और एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इस जजमेंट में जो पॉइंट्स उन्होंने नोट किए हैं, जो रीज़निंग उन्होंने दी है, वो वाक़ई सैल्यूटेबल है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी वर्डिंग और बहुत अच्छी रीज़निंग जो है वो इस जजमेंट में पॉइंट आउट की हैं, नोट की हैं। उन्होंने ये हेल्ड किया कि एक ख़ातून को उसकी कंसेंट के बगैर उसके डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केस को आप खुला के मुकदमे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिसाइड ऑफ दिस और भी बहुत नोटेबल पॉइंट्स उन्होंने नोट डाउन किए, लेकिन ये पॉइंट उन्होंने किस रीज़न पर, किस रीज़निंग के ऊपर हेल्ड किया, ये हमें तब समझ आएगी जब हम इस केस को ब्रीफली समराइज़ डिस्कस करेंगे, इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस पूरे केस को। तो स्टार्ट करते हैं। इस केस की साइटेशन जो है वो है CPLA नंबर 3268 ऑफ 2024, डॉक्टर सीमा हनीफ खान वर्सेस वकास खान एंड अदर्स। इस केस के बेसिकली फैक्ट्स क्या थे? इस केस के बेसिकली क्या फैक्ट्स थे? फैक्ट्स इस केस के ये थे कि कपल था जिसकी 2015 में शादी होती है, 2016 में इनकी रुखसती होती है, और 2017 में इनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से बात डिवोर्स तक जा पहुंचती है। तो लिहाजा 2017 के अंदर यही जो पेटिशन है डॉक्टर सीमा हनीफ खान, वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की दरख्वास्त केस फाइल करती है पेशावर की फैमिली कोर्ट के अंदर, इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर कि उसका हस्बैंड 3 ग्राउंड्स पर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करती है। द ग्राउंड वाज दैट, नंबर 1 ग्राउंड ये था, एक तो क्यूरैलिटी के ग्राउंड पे। सेकंड ग्राउंड वो ये रेज़ करती हैं कि उनका हस्बैंड उन्हें मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करता। थर्ड ग्राउंड जो उन्होंने रेज़ किया वो ये था कि इनके हस्बैंड ने बगैर इनकी कंसेंट के और बगैर आर्बिट्रेशन काउंसिल की कंसेंट के दूसरी शादी की। 3 ग्राउंड के ऊपर, क्यूरैलिटी के ग्राउंड पे, नॉन मेंटेनेंस के ग्राउंड पे और सेकंड मैरिज के ग्राउंड पे, इन 3 ग्राउंड के ऊपर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करती हैं पेशावर की फैमिली कोर्ट के अंदर। और एज़ पर सेक्शन 2 ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये तीनों ग्राउंड जो हैं, इन तीनों ग्राउंड के ऊपर ये दरख्वास्त दायर की जा सकती है। एज़ पर लॉ उन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज का केस फाइल कर दिया फैमिली पेशावर की फैमिली कोर्ट में। जब फैमिली कोर्ट के पास ये मैटर आता है और ये ग्राउंड रेज किए जाते हैं पेटिशनर की साइड से, तो इसके ऑपोजिट इन ग्राउंड को सेट असाइड कर दिया जाता है रिस्पोंडेंट के काउंसिल की तरफ से। अब वो किस तरह सेट असाइड किया जाता है ये भी देखते हैं। पहला ग्राउंड इनका ये था कि इनका हस्बैंड जो है वो क्यूरल है। इसके अगेंस्ट इस ग्राउंड को सेट असाइड कराया गया इस बेस पर कि रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने ये आर्गूमेंट दिए कि भाई देखें, ये जो एलिगेशन है इन लेडी का कि इनके हस्बैंड क्यूरल हैं, तो इस क्यूरलिटी को साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर है। और इन देखेंगे इनको उसको साबित करने के लिए इनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मतलब कि वो ये कहना चाह रहे थे कि तो ना तो इन्होंने केस कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो कि शो करें कि इनके बॉडी के ऊपर कोई
फिज़िकल वायलेंस के निशान वगैरह हैं, क्योंकि मोस्टली जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसमें फिर मेडिकल होता है और कोई उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो एक तो इनके पास इस क्यूरेलिटी को साबित करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। सेकेंडली वो कहते हैं कि इस क्यूरेलिटी को इस साबित करने के लिए नंबर 1 तो उनके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं। सेकेंडली उनका इनके पास कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं। मतलब अगर इतना ही वो कहते हैं मेरा मुवक्किल इनके साथ वायलेंट उसका बिहेवियर था, तो क्या इसने कभी इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? सो कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं है, कहता कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। थर्डली वो कहता है इनके पास अपनी इस क्यूरेलिटी के ग्राउंड को साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं है। क्या कोई इनके पास ऐसा गवाह नहीं है जो कि ये साबित कर दे कि जो मेरा मुवक्किल है वो इन्हें मारता-पीटता था। सो वो कहते हैं कि इन इस फैक्ट को अपने इस ग्राउंड को साबित करने के लिए इनके पास ना तो मेडिकल रिपोर्ट है, ना पुलिस रिपोर्ट है, ना कोई विटनेस है। तो इस बेस पर वो इनके फर्स्ट ग्राउंड ऑफ क्यूरेलिटी को सेट असाइड करा देता है। सेकंड ग्राउंड जो इस लेडी का था वो ये था कि इसका हस्बैंड उसे मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करता। सो सेकंड ग्राउंड वाज़ दैट कि ये था कि इनका हस्बैंड जो है वो इन्हें मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करता। इस ग्राउंड को रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने इस तरह सेट असाइड करवाया कि उनके भाई देखें, मेंटेनेंस राइट है जस्ट ओबिडेंट वाइफ का, जबकि ये जो वाइफ है मेरे मोक्कल की वो डिसओबीडेंट है। डिसओबीडेंट कैसे? क्योंकि ये अपने मैरिज रिलेशन को अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर कंटिन्यू नहीं करना चाहती। मेरा मोक्कल तो इनके साथ घर को बसाना चाहता है, लेकिन ये खुद नहीं बसाना चाहती। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे इस तरह डिसओबीडेंट करार करवाया कि ये जो लेडी हैं वो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर गई हैं, क्योंकि ये कैरियर ओरिएंटेड हैं। ये अपना करियर परस्यू करना चाहती हैं, फ़र्दर आगे ऑस्ट्रेलिया जाकर आगे पढ़ना चाहती हैं। ये खुद मेरे वक्ल के साथ नहीं रहना चाहती। सो चूँकि ये डिसओबीडेंट है, सेल्फ डिसर्टिंग लेडी हैं, तो दैट्स व्हाई ये एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस की। तो सेकंड मेंटेनेंस का ये हक नहीं रखती। इस ग्राउंड पर उन्होंने इसके मेंटेनेंस वाले ग्राउंड को भी सेट असाइड करवा दिया। अब जो थर्ड ग्राउंड था अ, इनका मिस डॉक्टर सीमा हनीफ़ का, वो ये था कि इनके हस्बैंड ने बगैर इनकी कंसेंट के, बगैर आर्बिट्रेशन काउंसिल की कंसेंट के सेकंड मैरिज की है। तो इस ग्राउंड को उन्होंने इस तरह सेट असाइड करवाया रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने कि भाई देखें, ये जो कि डिसोबीडेंट वाइफ हैं, सेल्फ असर्टिंग लेडी हैं, ये रहना नहीं चाह रही थी मेरे मोक्कल के साथ, तो इनकी इस अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ने की वजह से ने ग्राउंड प्रोवाइड किया मेरे मोक्कल को कि उन्होंने दूसरी शादी की। वो करना नहीं चाहते थे, उन्होंने इनकी वजह से की। तो जो ग्राउंड इन्होंने रेज़ किए रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने, फैमिली कोर्ट जो थी पेशावर की, उन्होंने उन्हीं ग्राउंड को मेल मेल डोमिनेंसी फैक्टर के लिहाज से और मेल डोमिनेंसी सोसाइटी के जो नॉर्म सेट हुए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा माशरा जो कि मर्दों का है, जो उसके इक़्तिदार और रवायात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए, मतलब एक मर्द की जज बन के नहीं, एक मर्द की निगाह से देखते हुए उन्होंने इनके जो आर्गूमेंट थे, उन पर रिलाय करते हुए इनके फ़ेवर में डिसीजन दे दिया। यानी हस्बैंड के फ़ेवर में डिसीजन दे दिया और ये डिसीजन दिया कि भई देखें, चूँकि ये डिसोबीडेंट है, सेल्फ असर्टिंग लेडी है, दैट्स व्हाई ये मेंटेनेंस की एंटाइटल नहीं है, और इसके हस्बैंड ने भी जो दूसरी शादी की है वो इसी वजह से की है। ठीक है? दूसरा पॉइंट उन्होंने ये हेल्ड किया कि चूँकि ये अपनी क्यूरैलिटी को साबित नहीं कर सकी और चूँकि ये रहना तो चाहती थी नहीं अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने बगैर इसकी कंसेंट के इस लेडी के इसका जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा था उसे कन्वर्ट कर दिया खुला के। और जब खुला में कन्वर्ट किया तो उसके आउटकम ये हुए कि उन्होंने इसके हक महर से इसको दस्तबरदार कर दिया और उसे ऑर्डर दिया कि आपको हक महर में जो जो चीज़ें मिली हुई थी वो आप रिटर्न कर दो अपने एक्स हस्बैंड को। अब हक महर में इस वाइफ को मिला हुआ था एक अदद प्लॉट, 30 तोले गोल्ड और 5 लाख रुपए।
अब चूँकि 5 लाख रुपए तो उसे मिले ही नहीं थे, तो वो तो उन्होंने कह दिया कि ये सरेंडर हो गया है, क्योंकि खुला की सिचुएशन जो बन गई है। जो 2 चीज़ें यानी गोल्ड और प्लॉट थे, वो उन्होंने इसे वापस करने का ऑर्डर दे दिया। साथ में चूँकि इन्हें डाइवोर्स हो गई थी, तो डाइवोर्स की सिचुएशन में 3 माह 10 दिन की जो इद्दत का टाइम पीरियड होता है, इसमें उन्होंने इसके हस्बैंड को कहा कि आप इसे 30,000 रुपए, जब तक इद्दत का टाइम पीरियड खत्म नहीं होता, तब तक आप इसे 30,000 रुपए पे करें अपनी एक्स वाइफ को। अब ये जो डिसीजन था, वो अगेंस्ट द प्रेयर ऑफ दिस लेडी था, क्योंकि वो तो कोर्ट में गई थी अपने इस मैरिज रिलेशनशिप को ख़त्म करने और कोर्ट से रिलीफ लेने कि उसे उसका हक महर दिलवाया जाए, कि जो वो इस टॉक्सिक रिलेशन में रही है, उस टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म किया जाए, उसे कंपनसेट करवाया जाए। उल्टा कोर्ट ने क्या हरकत की, जो उसे रिलीफ चाहिए था, एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट ने जस्ट उसका मैटर, उसका अगर उसके हक में फ़ैसला ना करते, वो अलग बात थी। कोर्ट ने उस केस की नेचर ही चेंज कर दी। बल्कि उस नेचर चेंज करके उन्होंने क्या हरकत की, उसको खुला में कन्वर्ट कर दिया, डिसोल्यूशन मैरिज के मुकदमे को। तो जो उसको जो रिलीफ लेने जा रही थी, उससे उन्होंने उसे ऑटोमेटिकली डिपार्ट कर दिया। तो इस डिसीजन से एग्रीव्ड होते हुए, क्योंकि वो ये इसके फ़ेवर में नहीं था, ये लेडी अपील फ़ाइल करती हैं पेशावर फैमिली कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी सेम इन्हीं रीज़निंग पर रिलाय करते हुए फैमिली कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करता है। अब यहाँ से भी जब उसे रिलीफ नहीं मिलता, तो वो अगेन केस अब वो रिट दायर करती है एज़ पर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास जब जाती है, तो हाई कोर्ट भी इन्हीं दोनों लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड कर देता है। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म से एग्रीव्ड होते हुए रिलीफ ना मिलने की सूरत में, ये लेडी ये नहीं करती कि ठीक है, वो सब्र कर लेती है, लेकिन वो अपने हक के लिए डिमांड करती है। और मेरे ख्याल से ऐसा ही ख़वातीन को होना चाहिए। वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट में वो एज़ पर आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत लीव टू अपील की दरख्वास्त देती है। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर बताया गया है, सब आर्टिकल 2 है इस आर्टिकल का, जहाँ कुछ मैटर लिस्टेड किए हुए हैं। इन मैटर के अंदर बगैर आपको इजाज़त के ही आप डायरेक्ट अपील कर सकते हो हाई कोर्ट के ऑर्डर और डिसीजन के अगेंस्ट। लेकिन सब जो मैटर लिस्टेड नहीं हैं, जैसे कि ये जो मैटर है, ये लिस्टेड नहीं है उस सब आर्टिकल 2 में, उनके हवाले से एज़ पर सब आर्टिकल 3 ऑफ द आर्टिकल 185 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, और जब आपको इजाज़त मिल सकती है, तो आप अपना केस प्रोसीड करते हो। और नॉर्मली जो हमारा प्रोसीडिंग का तरीक़ाकार है, वहाँ पर यहाँ पर ये वर्डिंग लिखी होती है, वेट फॉर अज़ान प्लीज़। अच्छा, तो मैं कहाँ पर थी? मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रही थी कि हमारे जो मुल्क के कवानीन हैं ना, वहाँ पर आपको थ्योरी में यही वर्डिंग देखने को नज़र आएगी, लीव टू अपील। जैसे कि समरी ट्रायल वाले जो मैटर होते हैं, जैसे ऑर्डर 37, इसी तरह जो रेंटल डिस्प्यूट हैं, इसी तरह ये जो आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3 वाली सिचुएशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, यहाँ पर आपको वर्डिंग नज़र आएगी लीव टू अपील की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले जो है वो इजाज़त मतलब क्यों है, तो थ्योरी के लिहाज से मतलब यही है कि आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर आप अपना केस प्रोसीड करोगे। तो उससे यही समझ में आता है, लेकिन प्रैक्टिस में थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस इस लिहाज से है कि ठीक है, आपको इजाज़त तो लेनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस में इस लिहाज से डिफ़रेंस है कि जो आप बेसिकली दरख्वास्त देते हो ना इजाज़त की, अगर वही इजाज़त आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, सॉरी वही दरख्वास्त अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, आपको इजाज़त मिल जाए, तो वही लीव टू अपील बेसिकली आपकी अपील में, एप्लीकेशन में, सूट में टर्न हो जाती है। जैसा कि इस मैटर के अंदर हुआ था, ये एप्लीकेशन अप्रूव हो गई इस लेडी की सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने इसी एप्लीकेशन को अपील कंसीडर कर लिया। क्योंकि कोर्ट का टाइम प्रीशियस होता है, और ये नहीं कि पहले वो दरख्वास्त को सुने, फिर उसके बाद उसे अलाउ करने के बाद दोबारा सुने, और एक ही मैटर को बार-बार तो नहीं ना सुनेगा। कोर्ट के पास तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, और एज़ पर आर्टिकल 37 क्लाउज़ ई है गालबन, इसके तहत है कि कोर्ट के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि उसने फ़ौरी और सस्ता इंसाफ़ प्रोवाइड करना है। यानी एक्सपीडियस रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करना है, एक्सपीडियस जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो वो इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज़ इट्स अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा हर बंदे को। सो गालबन हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस केस के फैक्ट्स थे। अब इस केस के फैक्ट्स में जब तीनों प्लेटफॉर्म से इस खातून को रिलीफ नहीं मिलता, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली जाती है,
और सुप्रीम कोर्ट में जब उसने ये दरख्वास्त दी तो वहाँ पर उसने ये प्रेयर की कि इन तीनों बिलो कोर्ट के तीनों बिलो फोरम के फैसला जात को सेट असाइड करवाया जाए और इसको इसका हक महर वापस दिलवाया जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर आता है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक ने दो फैक्ट एंड इशू बेसिकली इस मैटर के अंदर फ्रेम किए। नंबर वन तो पॉइंट फैक्ट एंड इशू इन्होंने ये फ्रेम किया कि क्या कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो बगैर लेडी की कंसेंट के उसके डेजोलेशन ऑफ मैरिज के मुकदमे को सूट को खुला के दावे में कन्वर्ट कर दे। क्या ऐसा करने की अथॉरिटी है कोर्ट के पास? ये एक्शन उसका सपोर्टेड बाय लॉ है। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने नोट किया वो ये था कि जब भी आप डेजोलेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करते हो या कोई भी फैमिली मैटर आप फाइल कर रहे हो तो वहाँ पर अपने ग्राउंड्स को साबित करने के लिए क्या स्टैंडर्ड प्रूफ ऑफ एविडेंस होना चाहिए, मतलब आपने किस तरह अपने उन ग्राउंड को साबित करना है, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए। ये दो फैक्ट एंड इशू कोर्ट ने नोट किए थे इस मैटर के अंदर। अब वन बाय वन हम इन दोनों इशू के मतलब रीजनिंग बताते हैं कोर्ट ने कि कोर्ट ने इनके ऊपर क्या पॉइंट हेल्ड किया। पहला इशू था कि क्या कोर्ट बगैर लेडी की कंसेंट के उसके डेजोलेशन ऑफ मैरिज के मुकदमे को खुला के दावे में कन्वर्ट कर सकती है, क्या उसके पास ये अथॉरिटी है? तो इसका आंसर है नहीं। और इसके लिए उन्होंने रीजनिंग दी, रिलाई किया एक जजमेंट पे जिसकी साइटेशन है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 645। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया है कि खुला एक वॉलंटरी ऑटोनमस यानी खुद मुख्तार राइट है एक लेडी का, जो कि वो खुद ही एक्सरसाइज कर सकती है। उसकी कंसेंट के बगैर कोर्ट के पास ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि कोर्ट अगर ऐसा करती है तो वो अगेंस्ट है उस रेमेडी के, अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। मतलब डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का स्कोप तो इसीलिए आया है ना कि अगर एक खातून एग्रीव्ड है अपने मैरिज रिलेशन में, उसका फॉल्ट नहीं है और वो अपने मैरिज रिलेशन को ख़त्म करना चाहती है, तो बजाय खुला लेने के वो डेजोलेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करे। अगर कोर्ट ऐसी प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो वो तो इस कानून को बनाने का मकसद ही दफन कर रही है। तो अगर कोर्ट ऐसा एक्शन करती है तो वो एक तो वायलेट करता है अगेंस्ट द मैंडेट है डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के ऑब्जेक्टिव के, और सेकेंडली उसके पास ऐसा करने की अथॉरिटी ही नहीं है, उसका ऐसा एक्शन सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है। इसके लिए उन्होंने रीजनिंग दी है PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 645 की। इस जजमेंट में ये पॉइंट आउट हेल्ड किया गया कि खुला एक वॉलंटरी ऑटोनमस राइट है वाइफ का, जो कि वो खुद ही एक्सरसाइज कर सकती है, उसकी कंसेंट के बगैर कोर्ट नहीं कर सकता, कोर्ट के पास ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ये हेल्ड किया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब भी फैमिली मैटर, फैमिली डिस्प्यूट को कोर्ट सुन रही है तो उस टाइम ग्राउंड्स को साबित करने के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ एविडेंस होना चाहिए, मतलब आपने किस तरह अपने उन ग्राउंड को साबित करना है। तो इसके लिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई देखें, फैमिली प्रोसीडिंग जो है वो सिविल इन नेचर है, ठीक है, और इनको डिसाइड करते हुए, फैमिली डिस्प्यूट को डिसाइड करते हुए कोर्ट को प्रोबेबिलिटीज़ को देखना चाहिए। मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस किस पार्टी की का जो वर्डिक्ट है, नरेशन है, वो ट्रू नज़र आ रही है। अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस किस पार्टी की जो स्टेटमेंट है वो सच्ची नज़र आ रही है, कि कौन जो किसका दावा सच्चा है, वो उस फैक्टर को देखते हुए कोर्ट ने अपनी जजमेंट पास करनी है, रीज़न विद हेल्ड करने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के जो कल्चर चल रहा है, नॉर्म्स चल रहे हैं, उनको देखते हुए उसने ये डिसीजन पास नहीं करना। जैसा कि इस केस के अंदर देखा गया कि कोर्ट ने सिर्फ़ और सिर्फ जो मेल साइड से आर्गूमेंट दिए गए कि ये वाइफ जो है वो सेल्फ डिज़र्टिंग लेडी है और डिसओबीडेंट है, उस पर रिलाई करते हुए कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में यही वर्डिंग कोर्ट की,
और इस बना पर उन्होंने फैक्ट्स देखे कि किसका दावा सच्चा जा रहा है, बस उन्होंने उसकी स्टेटमेंट पे रिलाय करते हुए हस्बैंड की इस वाइफ़ के फ़ेवर में जजमेंट नहीं दी, उसके लिए ऐसी वर्डिंग यूज़ की जिसके नतीजे में उन्हें ये भी नहीं अंदाज़ा रहा कि इनके वर्डिंग अल्फ़ाज़ की कितनी अहमियत है। अच्छा, इस पूरी जजमेंट में जो एक वर्ड है ना, जो इन्होंने मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक ने कोट किए हैं कि वर्ड शार्प परसेप्शन, ये मुझे बहुत इनकी वर्डिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो इन्होंने ये पॉइंट हेल्ड किया है ना कि अल्फाज जो है वो ख़यालात को तसव्वुर देते हैं। जैसे कि आप जो भी किसी बंदे के बारे में बोल रहे हैं, दूसरा बंदा उसको नहीं जानता, लेकिन जो आपके अल्फाज हैं उसकी वजह से आपका एक माइंड बिल्डअप हो जाता है उस बंदे के बारे में। जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो जड़ें काटने का फ़न होता है, इसकी वजह से लोग लोगों के आपस में रिलेशनशिप भी ख़राब कर देते हैं। बहुत लोगों की अच्छी फ्रेंडशिप जा रही होती है, लेकिन बीच में अगर कोई सांप सा बंदा आ जाता है, वो ऐसे ही कोई अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वो नहीं, आप लोग आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जिस तरह लोगों के बहुत पुराने पुराने टर्म्स एंड रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, इसी तरह जो एक तरह से देखा जाए, जो कोर्ट ने वर्ड यूज़ किए उस लेडी के लिए, सेल्फ डिसर्टिंग, डिसोबीडेंट, जबकि उन्हें पता था कि डिसोबीडेंट लेडी जो है वो एंटाइटल नहीं होती मेंटेनेंस की। उसका जो जो ये लफ्ज़ उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका उस बेचारी के जो केस पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो उन्होंने मेल डोमिनेंसी कल्चर चल रहा है उस टाइम, उसकी स्टेटमेंट पे उस पे रिलाय करते हुए, मतलब जो वो कहना चाह रहे हैं कि भाई इसकी डिसोबीडेंसी वजह बनी। ये किसी भी जगह पे एक तरह से देखा जाए तो एक सोशल जजमेंट लग रही है, एक लीगल जजमेंट नहीं लग रही। लीगल रीजनिंग को एक सेट साइड पर रख के इन्होंने ये फैसला किया हुआ लग रहा था। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर आया, तो उन्होंने जो रीजनिंग दी है उसको पढ़ के दिल खुश होता है कि उन्होंने जो पॉइंट हेल्ड किए हैं, जो वर्डिंग यूज़ की हुई है, वो वाक़ई ही बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ी मेन वर्डिंग है फॉर अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, जो कि इस आजकल के टाइम पीरियड में अपने मैरिज रिलेशन के अंदर जो टॉक्सिसिटी बर्दाश्त कर रही हैं और रिलीफ़ लेने नहीं आती। एक तो इनकी जो लेडी हैं, उनकी भी हिम्मत को सैल्यूट है कि उन्होंने तीनों प्लेटफ़ॉर्म से रिलीफ़ ना मिलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक वो गई। और दूसरा जो है, जो ये मिस्टर जस्टिस आयशा मलिक हैं, उन्होंने रिलीफ़ ग्रांट किया और वर्डिंग ऐसी यूज़ की है जजमेंट में, जो ऐसी रीज़निंग दी है, वो भी एक प्रेसिडेंट सेट करती है आगे आने वाली इसी तरह की जजमेंट के लिए। सो पॉइंट यहाँ पर ये चल रहा था कि दूसरा फैक्ट एंड इश्यू ये था कि कोर्ट को मैटर को डिसाइड करते हुए किस तरह एविडेंस को देखना चाहिए। इसमें इन्होंने ये रीज़निंग हेल्ड की कि कोर्ट ने जब भी फैमिली डिस्प्यूट को देखना है, तो वो सिविल इन नेचर होते हैं, और इनको डिसाइड करते हुए उसने अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस ऑफ द केस अपने केस को डिसाइड करना है कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस ऑफ द केस किस पार्टी का निरेशन, किस पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू ट्रू लग रहा है, उसके ऊपर देखते हुए इन्होंने डिसीजन देना है। जैसा कि बिलो कोर्ट ने ख्याल नहीं रखा, उन्होंने मेल डोमिनेंट कल्चर के जो नॉर्म्स हैं उनको देखते हुए डिसीजन दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि भई लॉ कोर्ट्स ने इस फैक्ट्स को नज़रअंदाज किया, और जस्ट उन्होंने एक ही फोकस बनाए रखा कि ये डिसोबीडेंट है, सेल्फ डिसर्टिंग लेडी है, और क्यूरलिटी के लिए इनके पास कोई डोमेस्टिक वायलेंस की कोई रिपोर्ट नहीं, कोई एफआईआर की रिपोर्ट नहीं, कोई गवाह नहीं। तो इसके लिए उन्होंने रीज़निंग दी है कि भई देखें, आपने बहुत सारी चीज़ें निग्लेक्ट कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि क्यूरलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल वायलेंस नहीं है। जब आप सेक्शन 2 ऑफ द रेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को देखें, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्यूरलिटी उन्होंने डिफ़ाइन नहीं की, बल्कि बहुत सारी एलिमेंट्स को क्यूरलिटी के अंदर शामिल कर दिया है कि वो चीज़ें क्यूरलिटी की कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करती हैं, जिसमें मेंटल और इमोशनल अब्यूज़ भी शामिल है। मतलब कि अगर एक ख़ातून को इतना निग्लेक्ट किया जा रहा है, इतना वर्बली अब्यूज़ किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो भी क्रूरैलिटी की कैटेगरी में है। सेकेंडली उन्होंने कहा कि ये जो क्राइम है ना, क्रूरैलिटी का, ये एक बेडरूम क्राइम है, ये एक प्राइवेट क्राइम है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास कोई गवाह नहीं है, तो उसके पास कैसे गवाह हो सकता था? क्योंकि ये तो मैटर होते ही इनसाइड ऑफ द बेडरूम है। आपको डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना जो है घर में बनाया जा रहा है, और आप अपने इन-लॉज़ में रह रहे हैं। जहाँ पर बायसनेस इन्वॉल्व है, वो अपने बेटे के खिलाफ तो गवाही नहीं देंगे। अगर वहाँ पर कोई सर्वेंट भी है, तो वो अपने नौकरी के जाने के डर से गवाही नहीं देगा। तो ऐसे मैटर में, और दूसरा उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन की रिपोर्ट के मुताबिक
पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 28% जो ख़वातीन हैं वो फ़िज़िकल वायलेंस का शिकार हो रही हैं, और 34% जो शादीशुदा खातून हैं वो फ़िज़िकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस का शिकार हो रही हैं, और 6% जो ख़वातीन हैं वो सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हो रही हैं। लेकिन वो इस मैटर को रिपोर्ट नहीं करती। द रीज़न वाज़ दैट क्योंकि वो डरती हैं। एक तो सोसाइटी का प्रेशर, दूसरा फ़ियर, और तीसरा ये कि वो रहेंगी कहाँ, कौन उन्हें सपोर्ट करेगा, और लैक ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि बाज़ औरतों को अपनी कम तालीम की वजह से ये चीज़ वायलेंस लगती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये क्राइम है ही नहीं, जबकि ये एक क्राइम है। सो इन सारे फैक्ट्स पर उन्होंने कहा कि भई, एक तो ये आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसके पास अपने फैक्ट को साबित करने के लिए कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं थी, तो वो टोटली रॉन्ग है। लोअर कोर्ट ने इस मैटर को, क्यूरैलिटी को, सिर्फ फिजिकल वायलेंस के साथ अटैच करके इस चीज़ के साथ, इस फैक्ट के साथ, उस को केस का जो पॉइंट है उसके साथ टोटली नाइंसाफ़ी की है कि उन्होंने इसे सिर्फ एक फिजिकल वायलेंस तक ही लिमिटेड कर दिया, जबकि क्यूरैलिटी का स्कोप ब्रॉड है। उसमें इमोशनल, सेक्सुअल और मेंटल वायलेंस भी शामिल है, जो कि वो खातून हो रही थी। और उस खातून के पास अगर ये कहना कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है अपनी मार-पीट का, तो वो टोटली रॉन्ग है, क्योंकि उस खातून ने बहुत सारे एविडेंस दिए केस में। लाइक उन्होंने तो कहा कि भई 3 जिरगा हुए हमारे दरमियान सेटलमेंट के लिए, लेकिन तीनों की सिचुएशन में जो है वो बार-बार इस हस्बैंड का उसके साथ यही सलूक रहा। रातों को ये देर से आता था, जो है बगैर इसकी मर्ज़ी के इसने दूसरी शादी कर ली। ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि अब उस वो इमोशनली तौर पर और मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी इस बंदे के साथ रहते हुए। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया कि उनके जो घर के मेल सर्वेंट थे, उनके हस्बैंड की गैर मौजूदगी में फ्रीली जहाँ पर वो रह रही थी, वो आ जाते थे घर में, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में थी। अब इसका मतलब ये कि क्यूरैलिटी सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, ये तमाम फैक्टर ये साबित कर रहे हैं कि वो इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसको लोअर कोर्ट ने इन पॉइंट को खातिर ख्याल रखा ही नहीं, और उन्होंने सारा फोकस जो है वो सेल्फ डिजर्टिंग लेडी पे और डिसोबीडिएंट के वर्ड के ऊपर रखा, जो उन्होंने वर्डिंग यूज़ की, उस वर्डिंग की वजह से पर उन्होंने इसको डिसएंटाइटल कर दिया मेंटेनेंस से भी, और इसका मुकदमे को खुला हुए मुकदमे में कन्वर्ट कर दिया, जो कि इनका टोटल पर्सपेक्टिव गलत था। उन्होंने कहा कि भई देखें, आपने सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि इस तरह फैमिली मैटर के अंदर मैटर को डिसाइड करना है, और सर्कमस्टांसेस को देखें तो किस पार्टी का नरेशन सच्चा साबित हो रहा है। और अगर हम इन सर्कमस्टांसेस को देखें तो यहाँ पर इस लेडी का नरेशन सच्चा साबित हो रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसे फैक्ट्स थे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए कि 3 जगह की सेटलमेंट के बाद भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं, रात को देर से बाहर आना, उसकी कंसेंट के बगैर दूसरी शादी कर लेना, सर्वेंट्स का, डॉग्स का घर में खुल्लम-खुल्ला फिरना, और उसके इन-लॉज़ का उसके साथ बुरा सलूक। और इसके अलावा बहुत सारे उसके पास गवाह भी थे जिन्होंने गवाही दी कि इस लेडी के फेस पर जो है स्लैब वगैरह के निशान होते थे, तो वो सारी चीज़ें उसके पास रिपोर्ट दी थी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्ट्स जो कि लोअर कोर्ट्स ने इग्नोर कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, और सेल्फ डिसर्टिंग और डिसोबीडिएंट के वर्ड यूज़ कर दिए, ये इनकी नेग्लेक्शन साबित कर रही है कि ये जो है इसका फैक्ट सच्चा था, जिसे उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। प्लस उन्होंने कहा कि भई आप इस प्रिज़म्पशन पे चल रहे हो कि वो अगर डिसोबीडिएंट है, तो इसलिए वो मेंटेनेंस की राइट नहीं रखती। तो ये प्रिज़म्पशन भी कोर्ट ने कहा कि आप अपना इग्नोर कर लें कि डिसोबीडिएंस की वज़ह से एक खातून अपनी मेंटेनेंस का राइट नहीं रखती। इसके लिए उन्होंने जजमेंट कोर्ट की, जिसका उन्होंने हवाला दिया पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 686। इस जजमेंट में उन्होंने ये बताया कि इस जजमेंट में ये पॉइंट हेल्ड किया गया है कि मेंटेनेंस बेसिकली हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है, और उसका वाइफ़ की ओबीडेंसी और डिसोबीडेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कोई ये नहीं है कि ओबीडेंट वाइफ़ ही सिर्फ़ मेंटेनेंस की एंटाइटल होती है। मेंटेनेंस एक हस्बैंड की ऑब्लिगेशन है, उसकी वाइफ़ ओबीडेंट हो या डिसोबीडेंट हो, उसने उसे प्रोवाइड करनी ही है। सो टोटल 2 क्वेश्चन थे कोर्ट के सामने, जिनको उन्होंने हेल्ड किया, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि किन रीज़निंग के ऊपर क्या पॉइंट उन्होंने हेल्ड किए। अब जो लास्ट आउटकम जो कोर्ट ने इस फैसले में दिया, उन्होंने ये कहा, इसको लेडी की जो है उन्होंने अपील एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके अपील में कन्वर्ट कर दिया, और साथ ही तीनों ब्लॉक को लोअर कोर्ट्स के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया, और उसे ऑर्डर किया इसके हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को, कि वो उसे हक महर प्रोवाइड करे। साथ में कोर्ट ने उसे ये रिलीफ प्रोवाइड किया
साथ में कोर्ट ने उसे ये रिलीफ़ प्रोवाइड किया कि जो मेंटेनेंस उसे पूरी शादी के दौरान इसकी वाइफ़ को नहीं दी थी, 10,000 रुपए महीना जो इसकी फ़िक्स हुई थी, वो भी जितने टाइम पीरियड की शादी रही है, वो भी उसे प्रोवाइड करे। सो ये इस केस के आउटकम्स थे जो कि हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट केस लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।